ये हमारे पास अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो ब्रांच है उसकी जो जुडिशल ब्रांच है, अब याद रखिएगा 3 ब्रांचेस होती हैं। जुडिशल ब्रांच होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच का ये काम होता है कि जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच उन्हीं लॉज को आगे चलाती है। और जो जुडिशल ब्रांच है उसके अंदर हाई कोर्ट्स आती हैं, कोर्ट्स आती हैं, लॉयर्स आते हैं, ये सारे जितने भी लॉयर्स, कोर्ट्स, जजेस हैं, ये सारा कुछ जो है जुडिशियल ब्रांच में होता है। और जुडिशियल ब्रांच जो है गवर्नमेंट की ब्रांच होती है। ठीक हो गया। अब यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल ब्रांच है। ठीक है। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए इज़ यूनिक इन सेवरल वेज, यानी कि जो जुडिशियल ब्रांच है यूएसए की, या जुडिशियल सिस्टम है यूएसए का, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और यूनिक होने की बहुत सारी रीजंस हैं। दिस जुडिशियल ब्रांच हैज़ जुडिशियल रिव्यू। एक रीज़न तो ये है कि ये जो जुडिशियल ब्रांच है यूएसए की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जितनी भी कोर्ट्स हैं, उनकी एक खासियत तो ये है कि उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब हर कंट्री में हर कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका के कोर्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब जुडिशियल रिव्यू होती क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है कोर्ट्स की कि वो जो भी लॉज लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाती है और जो भी हरकत या एक्शन एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है, उन दोनों के कामों पे चेक रखने को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो चेक रखते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच पे और एग्जीक्यूटिव की ब्रांच पे, उनके काम पे जो चेक रखते हैं, उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच जो भी लॉज बनाएगी, उन लॉज पे सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। क्या करेगी? उन लॉज पे जुडिशियल रिव्यू करेगी। यानी कि जुडिशियल यानी कि जजेस बैठ जाएंगे और जो भी लॉज बनाएगी लेजिस्लेटिव ब्रांच, उनको वो रिव्यू करेगी। वैसे ही अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोई भी काम करती है, कोई भी हरकत ऐसी करती है, उन पर भी चेक रखने का काम इसी जुडिशियल रिव्यू वाली पावर्स के अंदर होता है। ठीक हो गया। और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है। सही हो गया। ये एक पावर है। सही है। इट वॉज द फर्स्ट फेडरल सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पहला फेडरल सिस्टम है। सही है। अब भी अगर ये लाइन नहीं लिखनी ना लिखो, बट ये फर्स्ट वाली जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे आप लिख दें, ये बहुत आसान है और ऐसे इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है। फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस आ जाता है। क्रॉस रेफरेंस के अंदर आर्टिकल 3 सेक्शन 1 आएगा। अब ये जो क्रॉस रेफरेंसेस है ये कई दफ़ा रिपीट हुए होंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब जब इस पूरे सब्जेक्ट को थॉरली सीक्वेंस के साथ जब रीड आउट करोगे तो आपको आर्टिकल 3 का जिक्र बार बार मिलेगा। द जुडिशल पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट शैल बी वास्टेड इन वन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये वही जुडिशल पावर है जिसके इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है कि जो जुडिशल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाएगा। वास्टेड का मतलब है देना। ठीक है। तो जो जुडिशल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएगी। ठीक है। एंड इन सच इन्फीरियर कोर्ट्स, और ये जो जुडिशल पावर है सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएगी और इन्फीरियर कोर्ट्स को। इन्फीरियर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे लोअर कोर्ट्स होंगी ना, उनके पास भी ये जुडिशल पावर होगी। ये कौन कह रहा है? ये आर्टिकल 3 कह रहा है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। आर्टिकल 3 सेक्शन 1 ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है और इन्फीरियर कोर्ट्स हैं, उनके पास जुडिशल पावर होगी। किस लिए होगी? ताकि वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कंट्रोल कर सके, चेक कर सके। एंड इन सच इन्फीरियर कोर्ट एज द कांग्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम और ड्रेन एंड एस्टैब्लिश। अगर आपको अगली लाइन नहीं भी लिखनी कोई बात नहीं, आप सिर्फ यहाँ से लेके इन्फीरियर कोर्ट्स तक भी लिख लो, काफ़ी है। सही है। आप सिर्फ लिख दो कि जुडिशल पावर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएगी और इन्फीरियर कोर्ट्स को भी दी जाएगी। ठीक है। इतना भी आप लिख दो तो काफ़ी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पहली दफ़ा जब अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से, ठीक हो गया, यानी कि अमेरिका पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन यानी कि यूके वाली साइड के ही लोग एग्जिस्ट करते थे, अमेरिका नाम पे लोग होते ही नहीं थे। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तो उस वक्त जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो पहला जो चीफ जस्टिस था वो ये बंदा था। सही है। इसका नाम है जॉन जे चीफ जस्टिस। सही है। ये वो पहला बंदा था जो कि अमेरिका का सबसे पहला चीफ जस्टिस बना। और इसके साथ जो जस्टिस थे, जो जस्टिस थे वो ये 5 लोग थे जो इस बंदे के साथ काम करते थे। यही बातें एज इट इज़ इस पर लिखी है, मैं पढ़ देती हूँ। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका विच वॉज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन। अब अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। इसी जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का जो पहला चीफ जस्टिस है उसको रखा।
ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे लिखी हैं। डेट्स नहीं याद रहेगी तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दो कि भाई जो अमेरिका का पहला जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन, उसी पहले प्रेसिडेंट ने पहला चीफ जस्टिस को रखा। आप चीफ जस्टिस का नाम लिख देना, अगर नाम भी याद नहीं रहा कोई बात नहीं, बस इतना लिख दो कि जो पहला प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन, उसी ने ही फर्स्ट चीफ जस्टिस को रखा। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है उसके साथ जो बाकी के जो 5 जजेस थे उनके ये नाम लिखे गए हैं, ठीक है। याद रहे तो लिख दीजिएगा, नहीं रहे तो पीछे क्योंकि स्किप है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, इसमें लिखा है करंट चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो करंट चीफ जस्टिस मौजूद है उनके बारे में लिखा गया है। अब जो पिछला पेज था ये वाला, इसमें फर्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया। जो सेकंड पेज है उसमें करंट चीफ जस्टिस यानी कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो चीफ जस्टिस मौजूद है उनके बारे में इसमें लिखा गया है, सही है। तो उनके नाम वगैरह लिखे गए हैं, तो मैं इनको रीड नहीं करूँगी क्योंकि इस पर ऑब्वियसली यही लिखा गया है ना कि भाई जो अमेरिका का इस वक्त चीफ जस्टिस मौजूद है उसके बारे में बताया गया है, और उसके साथ जो बाकी के जजेस हैं उनके बारे में लिखा गया है। ये उनके नाम है उन एक्स्ट्रा जजेस के जो उस चीफ जस्टिस के साथ काम करते हैं, उनकी तस्वीर है, तो दिखाती हूँ। ये जो सेंटर में बैठा है ये चीफ जस्टिस है, और जो साइडों पे खड़े हुए हैं ये वो लोग हैं जो जजेस के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। इनको बाकियों को हम चीफ जस्टिस नहीं कहते, बाकियों को हम जस्टिस कहते हैं, लेकिन ये जो सेंटर में बैठा है ये चीफ जस्टिस है। ये तो ये इनकी इस तरह से पिक्चर है, ठीक हो गया। ये इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, ठीक है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ चीफ जस्टिस एंड एसोसिएटेड जस्टिस। इसके अंदर हिस्ट्री बताई गई कि भाई किस तरह से लाइक जजेस में इंक्रीज़ आया। पहले जो है 6 जजेस थे, बाद में आगे कितने जजेस हो गए, तो ये उनके बारे में यहाँ पे तफसील लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि इन द पास्ट देयर वर 6 जजेस, सही हो गया, दैट मेक्स द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट थे उस शुरू में 6 ही जजेस होते थे, ठीक हो गया। और एक चीफ जस्टिस होता था और बाकी के जो 5 थे वो एसोसिएट जस्टिस होते थे। या आपको आप एसोसिएट ना भी ना लिखा हो, आप सिर्फ लिख दो कि एक चीफ जस्टिस होता था और साथ जो है 5 जस्टिस होते थे, इतना भी आप लिख दो। लेकिन ये तो पास्ट में था ना, फिर आने वाले वक्त में जजेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। अभी टोटल 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक हो गया, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होता है और 8 जो है एसोसिएटेड जस्टिस होंगे, या 8 जस्टिस लिख देना, ठीक हो गया। यानी सीधी बात यह है कि भाई एक चीफ जस्टिस होगा, 8 जस्टिस होंगे, टोटल कितने होंगे 9। इस वक्त अमेरिका के अंदर 9 जजेस मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पुराने वक्त में 6 होते थे, लेकिन न्यू वक्त में 9 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे लिखा है द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर द इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट सच एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट एज, एजुकेशन, सिटीजन्स। क्या ये रहे हैं कि भाई जो अमेरिका का जो जस्टिस बनता है या चीफ जस्टिस बनता है उसकी ऐसा कोई क्वालिफिकेशन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताएगी, ना ही ये बताया गया कि उसकी क्या एज होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या सिटीजनशिप है, मतलब ये चीज़ें जो हैं आपको नहीं बताई गई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें इतना ही लिखा है, सही है। हाँ, अगर आप में से किसी को पता है कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या है तो आप उसके बारे में कमेंट के अंदर बता सकते हैं। फ़िलहाल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही बताया गया कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कोई बात बताई नहीं गई कि उनकी क्या अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, सही हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सही है। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ। अब इसमें ये बताया गया भाई कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये वो। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जज को कौन अपॉइंट करता है। ज़ाहिर बात है जज को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, सेनेट ही अपॉइंट करेगा, सही है। यहाँ भी ये लिखा कि द प्रेसिडेंट ऑफ USA, यानी कि जो USA अमेरिका का जो कंट्री है अमेरिका की, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होगा ना वही प्रेसिडेंट उस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा। जैसे पहले बता दिया गया था पिछले पेजेस पे कि जॉर्ज वाशिंगटन जो पहला प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसी ने ही पहला चीफ जस्टिस रखा, वैसे ही बाद में भी प्रेसिडेंट ही रख सकता है। ये बात आपको यहाँ लिखी मिली है। कहना है द प्रेसिडेंट ऑफ USA अपॉइंट्स द जजेस चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट। यानी कि जो प्रेसिडेंट जिन चीफ जस्टिस और जजेस को रखेगा ना वो सेनेट की अप्रूवल के बाद ही रख सकेगा। यानी कि जो भी जजेस आएंगे उनको सेनेट के सामने उनके बारे में पूछा जाएगा, बातचीत होगी। फिर जब सेनेट अप्रूवल दे देगा कि हाँ ठीक है भाई इन जजेस को आप रख लो, इन जस्टिस को आप रख लो, फिर जाके वो जस्टिस और जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। ये बातें यहाँ लिखी गई हैं।
आगे लिखा है कि द सेनेट कन्फर्म्स द नॉमिनीज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट जिन बंदों को रखना चाहेगा उनको सेनेट के सामने पेश करेगा, फिर सेनेट क्या करेगा, सेनेट कन्फर्म द नॉमिनीज, यानी कि सेनेट उन बंदों को कन्फर्म करेगा और प्रेसिडेंट को कहेगा ठीक है इनको आप रख लें। द जुडिशल कमेटी ऑफ द सेनेट, यानी कि सेनेट की भी एक जुडिशल कमेटी होती है, ये वो कमेटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स को और जजेस को डील करती है, ठीक हो गया, तभी इनके साथ जुडिशल का नाम लिखा हुआ है, सही है। अब जो जुडिशल कमेटी है सेनेट की, ठीक है, उसमें कुछ बंदे बैठे होते हैं जो कि उन अपॉइंटमेंट्स को, उन लोगों को देखते हैं जो कि जज बनना चाहते हैं या चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। तो सेनेट की जो जुडिशल कमेटी है वो उन बंदों के ऊपर प्रॉपर्ली उनको एग्जामिन करेगी, क्या देखेंगे क्या ये बंदे काबिल हैं जजेस बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। यानी कि जो भी प्रेसिडेंट ने बंदे नॉमिनेट किए हैं उनको सेनेट की जुडिशल कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो लोग देखेंगे, उन बंदों को देखेंगे कि क्या ये काबिल है जज बनने के लिए, चीफ जस्टिस की सीट पर बैठने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, सही हो गया। और जो भी जुडिशल कमेटी रिपोर्ट देगी ना, वो रिपोर्ट जो है आगे सबमिट कर दी जाएगी, फिर उसको मज़ीद सेनेट के डिपार्टमेंट में उसके ऊपर मज़ीद तफसील से बात की जाएगी कि जो भी जुडिशल कमेटी ने रिसर्च की उन लोगों पे कि क्या ये काबिल हैं जज बनने के लिए, वो सारी चीज़ें जो रिपोर्ट में आगे डिपॉजिट की जाएगी, सबमिट की जाएगी। फिर उनके ऊपर सेनेट जो है प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे कि क्या ये काबिल थे नहीं थे, फिर जाके सेनेट आखिर में जाके अपना अप्रूवल देगा, फिर जाके वो बंदे जज की सीट पे आके बैठेंगे। ये सारा कुछ आपको इस पर लिखा मिलेगा। टेन्यूर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि कितने वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में रह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है द जजेस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट, यानी कि अगर जजेस का बिहेवियर ठीक रहेगा, ऐसा ना हो कि ऐसा जज हो जो गलत रवैया रखता हो या ऐसे डिसीजंस देता हो जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, गलत तरीके से रहे, तो ऐसे जजेस को निकाल दिया जाएगा। अगर जजेस का बिहेवियर ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग वो फैसले कर रहे हैं, तो वो फिर लाइफ टाइम रह सकते हैं उस कोर्ट में, उनको निकाला नहीं जाएगा। तभी निकाले जाएंगे जब उनकी इम्पीचमेंट होगी। इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि अगर उस जज ने कोई गद्दारी कर लिया मुल्क के साथ, ठीक है, कोई ऐसी हरकत कर दी है जो कि उस काम के लिए सूटेबल नहीं है, तो तब उस बंदे को इम्पीच किया जाता है। इम्पीच का मतलब है उसको उसकी नौकरी से निकाल देना, ठीक हो गया। तो जजेस तभी निकल सकते हैं जब उनकी इम्पीचमेंट होगी, उसके अलावा वो नहीं निकलते, ठीक है। नो एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स बाय द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन जजेस की कोई एज नहीं होती कि कब ये जो है रिटायर होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आर्टिकल 3 और सेक्शन 2 है, पिछला था आर्टिकल 3 और सेक्शन 1, उसमें क्या था, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया जा रहा है। अब जो आर्टिकल 3 का सेक्शन 2 है, इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कौन सी जुरिसडिक्शन होनी चाहिए। अगर आपको जुरिसडिक्शन का मतलब नहीं पता, जुरिसडिक्शन का मतलब है कि जो कोर्ट्स हैं उनके पास किन केसेस पे वर्क करने की पावर है और किन केसेस पे वर्क करने की पावर नहीं है। जिन केसेस पे वर्क ना करना, इस चीज़ को हम जुरिसडिक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। यानी कि कुछ पावर्स होती हैं जो कोर्ट्स को दी जाती हैं। अब देखो जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होगी वो पावर शायद हाई कोर्ट या उससे लोअर कोर्ट्स के पास ना हो, शायद उनके पास इतनी पावर ना हो कि वो ऐसे केसेस को डील कर सके, तो सुप्रीम कोर्ट को वो पावर्स दी जाती हैं। तो ये जो पावर्स होती हैं इनको हम क्या कहेंगे, जुरिसडिक्शन, सही हो गया। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 3 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एस्टैब्लिशेस द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो आर्टिकल 3 और सेक्शन 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को बना रहा है, एस्टैब्लिश कर। यानी कि इस आर्टिकल 3 और सेक्शन 2 में ये बताया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, यानी कि ये किन किन केसेस को डील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक हो गया। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन, और इस सुप्रीम कोर्ट की इसके बाद 2 टाइप की जुरिसडिक्शन है, वो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और अपैरेंट जुरिसडिक्शन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको आगे बताया जाएगा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती क्या है, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मीन्स दैट द कोर्ट हैज़ अ राइट टू हियर द केस फर्स्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि भाई ऐसा केस कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर भी है कि वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को भी कर सकती है। ओरिजिनल से मतलब है कि ऐसा केस जो किसी भी और अदालत में ना आया हो, बिल्कुल खालिस नया केस आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, उसको हम कहेंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अपैरेंट जुरिसडिक्शन का मतलब है, अब अपैरेंट जुरिसडिक्शन भी आएगी, ठीक है, वो काफ़ी देर से आएगी, बट मैं अपैरेंट जुरिसडिक्शन पहले ही बता देती हूँ कि अपैरेंट जुरिसडिक्शन वो जुरिसडिक्शन होती है कि भाई दूसरे कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, उस केस ने फैसला सुना दिया, अब वो लोग फैसले से खुश नहीं हैं, तो वो उसी केस को दूसरी कोर्ट में, यानी कि उससे बड़ी कोर्ट में जाके लोग करेंगे केस। सपोज हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छोटी होती है, ठीक है। अब हाई कोर्ट में किसी ने केस किया और जजेस के फैसले से वो लोग मुतमईन नहीं है, फिर वो बंदे वही केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। अब ऑलरेडी वो केस हाई कोर्ट में चल रहा था,
उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया ना, तो जब जो चीज़ बाद में आई जाए कि उस पर दोबारा से चेकिंग की जाए, उस उस केस को देखा जाए, उसको हम कहेंगे अपेलेंट कोर्ट। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि ऐसा केस जो किसी भी कोर्ट में ना आया, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो खालिस केस हो, ठीक है। उस अब फ़र्क समझ आया कि अपेलेंट केस वो होता है जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में लगा हुआ है और उस कोर्ट के फैसले से वो लोग को राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, फिर वो लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट वालों ने जो केस सुनाया वो सही नहीं सुनाया, आप जो है इस केस पे फैसला दें, तो उसको हम अपेलेंट कोर्ट कहेंगे। यानी कि कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की भी पावर है और अपेलेंट जुरिस्डिक्शन की भी पावर है। ये बात आपको यहाँ लिखी है मेरे लिए दूसरे पेज पे, ये है अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका। अब यहाँ पे हेडिंग दी है कि भाई कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अमेरिका की होती है, इसके बारे में यहाँ लिखा है कि अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ अमेरिका। इसके अंदर आर्टिकल 3 सेक्शन 2 क्लॉज 2 आ जाता है, सही है। अब आर्टिकल्स लिखने के भी बहुत मार्क्स होते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल्स को अपने नोट्स में हमेशा हाईलाइट करके लिखती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई आप आर्टिकल्स क्यों लिखती हैं, हमें याद नहीं होती ये वो। भाई अगर आपको नहीं याद होता आप स्ट्रेटली सीधी सीधी बात लिख दिया करो, आर्टिकल स्किप कर दो। लेकिन फिर आकर से बच्चे कहते हैं मैं मार्क्स ही नहीं आते, फिर ज़ाहिर ही बात है आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप ब्लॉक का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन ही नहीं लिख रहे, रेफरेंस ही नहीं दे रहे कि भाई कहाँ पे लिखी हुई बात, फिर आप कहते हो मार्क्स नहीं आते। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो कोशिश क्या करो, इनको याद रखा करो और उनको हाईलाइट करके से अलग से ना एक बड़ा बड़ा मार्कर से लिख दिया करो। अभी जो आर्टिकल 3 है, सेक्शन 2 है, क्लॉज 2 है, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा यह है कि ऑल द केसेस अफेक्टिंग एम्बेसडर्स, अदर पब्लिक मिनिस्टर्स एंड कॉन्सल्स। अब यहाँ पे सीधी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी केस एम्बेसडर्स का होता है या जो मिनिस्टर्स होते हैं अमेरिका के, जो कॉन्सल्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं, एम्बेसडर्स वो बड़े लोग होते हैं जो कि दूसरे मुल्कों में जाके आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो कॉन्सल्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के जो केस होते हैं, ये सारे केस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे और ये सारा कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। क्योंकि अभी तक हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ही टॉपिक को पढ़े हैं, अभी तक अपेलेंट जुरिस्डिक्शन नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, ये रहे हैं कि जो आर्टिकल 3 सेक्शन 2 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स, कॉन्सल्स, इनके जो केसेस हैं, इनका जो ओरिजिनल केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। अगली हेडिंग है केसेस अफेक्टिंग एम्बेसडर्स, पब्लिक मिनिस्टर्स एंड कॉन्सल। ये एक्चुअली इसी हेडिंग को आगे एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि भाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 सेक्शन 2 क्लॉज 2 is a provision that is made to prevent the state courts from entertaining cases involving ambassadors, consuls and representative of the foreign countries. Only Supreme Court will deal with their cases. कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट है, स्टेट फालतू में इन लोगों के केसेस में घुसे ना, इन लोगों के केस पर डिसीजन ना दे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, उसके पास ये पावर है कि वह इन बड़े बड़े लोगों की केसेस को डील कर सकती है। ये बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अदर डिटेल ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अमेरिकन कोर्ट्स। अब ये एक लिस्ट है पूरी, ये एक्स्ट्रा लिस्ट है जो कि ये वो चीज़ें हैं ना जो कि जो पीछे पेज पे जो आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 3 सेक्शन 2 क्लॉज 2, इसी आर्टिकल की जो आगे मज़ीद की जो तफसील है ना, वो तफसील ये है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने अगले पेज पे लिखी हैं। अगर आपको ये पेज ये चीज़ें नहीं याद रहती हैं, बेशक ये ना लिखो, जितना पीछे लिखा गया है ना, जितना ये लिखा गया इतना भी काफ़ी है। यानी कि इसके आगे जो एक्स्ट्रा तफसील है ना, वो ये वाली तफसील है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है अदर डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि भाई जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में आर्टिकल 3 क्लॉज 2 सेक्शन 2 जो पीछे है वो क्या चीज़ क्या एक्स्ट्रा बातें कहती है, वो एक्स्ट्रा बातें ये कहती है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं लिखी कि भाई कह रहे हैं कि जो केसेस हैं विच यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ पार्टी, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की जितनी स्टेट्स मौजूद हैं उन स्टेट्स के ऊपर कोई केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट डील करेगी। मतलब एक्स्ट्रा बातें लिखी गई हैं, तो अगर ये ना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्क्स को। लेकिन आप ये वाला जो पीछे पेज है ना, सेक्शन 3, ये चीज़ लाजमी लिखना है ताकि मार्क्स में भी इंक्रीज़ आएगा और एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि भाई इस बच्चे ने विद सेक्शन उसके अमेरिका के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन किया, ठीक होगा। ये विषय आप स्किप कर देना। नेक्स्ट हेडिंग पे है अपेलेंट जुरिस्डिक्शन। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ा था। अब यहाँ पे अपेलेंट जुरिस्डिक्शन आ जाती है। अपेलेंट जुरिस्डिक्शन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपेलेंट जुरिस्डिक्शन मीन्स दैट द कोर्ट हियर्स एन अपील फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यानी कि अपेलेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि ये जो कोर्ट होती है ना, जो अपेलेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है, वो अपील सुनती है उन बंदों की जिनके केस को
जो अपने केस से सेटिस्फाइड नहीं होते। और ये कौन सा केस होता है? ये केस आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शनल कोर्ट से। अब यहाँ पे कहना ये चाहेंगे भाई हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर है, सही हो गया। अब वो जो केस आया है हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट छोटी है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक हो गया। हाई कोर्ट में जो केस आया है उसको सीधा जाके केस दिया है ना, वो क्या हो गया? सीधा जाके केस देने का मतलब क्या हो गया कि वो केस कहीं और नहीं गया, सीधा हाई कोर्ट में आया, तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगी। अब वहाँ से केस का फैसला जैसे ही सुनाया जजेस ने, बंदे जो है सेटिस्फाइड ही नहीं हो, उन्होंने कहा कि भाई हम केस से राज़ी नहीं हैं। फिर वो बंदे उसी केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उठा के ले गए, उससे क्या हुआ कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी हाई कोर्ट की, उसने अपने केस को वो लोग उठा के उधर ले गए हैं। उससे ये होगा कि हाई कोर्ट क्या होगी? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या होगी? अपेलेंट जुरिसडिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो जो केस है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में था, वहाँ पे जो फैसला है केस का सही नहीं आया, फिर वो केस जो है उस पर आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। वही पिछली बात को इस पर रिपीट किया गया, सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपेलेंट कोर्ट। अब अपेलेंट कोर्ट को मज़ीद समझने के लिए ये मैंने हेडिंग दी है, इसमें लिखा है अपेलेंट जुरिसडिक्शन इंक्लूड्स द पावर टू मॉडिफाई और रिवर्स द लोअर कोर्ट्स डिसीजन। यानी कि जो हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया था, अगर उस डिसीजन से वो लोग राज़ी नहीं है, तो वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट में उसी केस को दोबारा लेके जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट उसी केस पर जो फैसला सुनाएगी, या तो सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को रख सकती है, यानी कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को कहेगी कि रिटेन रखो, सही फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया उसी को रखो, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को रिवर्स कर देगी, यानी कि चेंज कर देगी। दो चीज़ें होती हैं, समझ आ गई? या तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट वाला जो केस है जब सुप्रीम कोर्ट में गया, या सपोज कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, याद रखना छोटी से ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो भी कोर्ट लोअर कोर्ट से जो ऊपर वाली कोर्ट में जो केस जाता है, तो जो ऊपर कोर्ट होती है, ऊपर वाली कोर्ट में हाई कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है, सही है। तो जो ऊपर वाली कोर्ट में जो फैसला सुनाने वाले जजेस होते हैं, या तो वो लोअर कोर्ट वाले डिसीजन को मेंटेन रखेंगे, या फिर वो उस लोअर वाले कोर्ट के डिसीजन को चेंज करके भी दे सकते हैं डिसीजन अपना, ठीक होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब अपेलेंट कोर्ट होती क्या है? अपेलेंट कोर्ट आर कॉल्ड अ कोर्ट ऑफ अपील और अपील कोर्ट। इन अपेलेंट कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ अपील भी कह सकते हैं और अपील कोर्ट भी कह सकते हैं। यानी कि एक तरह की अपील ही होती है कि भाई बंदे आते हैं आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास और कहते हैं कि भाई दूसरा कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वो हमारे फैसले को सही से नहीं सुना रही, तो हम आपको अपील करते हैं कि आप हमारे केस पे एक नया डिसीजन दे दें या अच्छा सा डिसीजन दे दें। तो एक तरह से एक अपील ही होती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ अपील। अ कोर्ट ऑफ अपील मीन्स टू आस्क अ हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन। रिव्यू का मतलब होता है जो डिसीजन आ चुका होता है उसको दोबारा से चेक करना, उसको दोबारा से समझना, उसको हम कहते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब आप अगर गूगल से भी देखोगे ना, तो उसमें यही लिखा आएगा गूगल पे कि इसका मतलब है कोई चीज़ को दोबारा से देखना, समझना उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि कोर्ट ऑफ अपील मीन्स टू आस्क अ हायर कोर्ट, यानी कि जो हायर कोर्ट है उसको कहा जा रहा है कि भाई जो दूसरी कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है उसको आप प्लीज़ रिव्यू कर लें। यानी कि जो लोअर कोर्ट है वो हायर कोर्ट को कह सकती है कि भाई जो दूसरे कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया आप उसको प्लीज़ रिव्यू कर लें, यानी कि उसको आप चेक कर लें क्या वो डिसीजन ठीक है कि नहीं। ये चीज़ें आपको इसमें अपील कोर्ट में मिलेंगी, सही है। पावर ऑफ अपेलेंट कोर्ट। अब अपेलेंट कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं? द अपेलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज़ द पावर टू चेंज द डिसीजन एंड कंक्लूजन ऑफ द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। यानी कि जो लोअर कोर्ट डिसीजन सुनाती हैं उन डिसीजंस को जो ऊपर वाली कोर्ट है वो या तो वो उनको पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं, या तो वो उसी डिसीजन को मेंटेन रख सकती हैं। मेंटेन का मतलब है जो भी डिसीजन लोअर कोर्ट ने दिया था उसी को अपर वाली कोर्ट रखेगी कि भाई जो लोअर कोर्ट ने कहा था वो सही कहा था। एक तो ये चीज़ होगी कि भाई जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको ऊपर वाली कोर्ट ने चेंज कर दिया। तो ये दोनों पावर्स अपेलेंट कोर्ट के पास होती हैं, सही हो गया। हम नेक्स्ट स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ यूएसए फेडरल जुरिसडिक्शन। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स की कोर्ट्स हैं। अब उन कोर्ट्स के क्या क्या नाम है वो यहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे। अमेरिका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह की कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक अपील कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट है।
अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं जो सबसे छोटी कोर्ट्स होती हैं, सही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में बनी होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज ओनली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर होती है। और इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तकरीबन 96 ये जो तकरीबन 96 ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद है अमेरिका के अंदर, यानी कि टोटल 96 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। और इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तकरीबन 24 जजेस, यानी कि एक जज मौजूद होगा। इस तरह से इनकी तफसील लिखी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। आगे लिखा है द केसेस दैट कैन बी फाइल्ड इन दीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनके अंदर किस किस टाइप के केसेस किए जा सकते हैं। इसके अंदर केसेस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कोई केस किया जा सकता है। इन कोर्ट्स के अंदर आप एम्बेसडर्स के ऊपर भी केस कर सकते हैं, यानी कि एम्बेसडर भी खुद जाके भी केस कर सकता है। और भी जो ये एक लिस्ट बनी हुई है कि भाई कौन सी चीज़ों पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया जा सकती है, उनकी लिस्ट है, सही है। 3 भी बेशक आप लिख दो, पहले वाली बेशक कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बेसडर्स एंड माई रियलिटी केसेस, जो भी इनमें से आपको आसान पॉइंट्स लिखे वो आप बेशक लिख देना, सही है। नेक्स्ट इज़ अपील कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ अपील। एक तो हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरी कोर्ट हमारे पास कौन सी, अपील कोर्ट। ये जो अपील कोर्ट होती है इनके पास सिर्फ और सिर्फ अपैलेंट जुरिसडिक्शन की पावर है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सिर्फ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर है और अपील कोर्ट के पास सिर्फ अपैलेंट जुरिसडिक्शन की पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पावर्स हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की भी पावर है और अपैलेंट की भी, सही हो गया। यहाँ पे लिखा है केसेस कैन बी ब्रॉट इनटू दीज कोर्ट्स आफ्टर हैविंग बीन डिसाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केस चल रहा है और डिसीजन आ गया और लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये लोग उस केस को ना, उस डिसीजन को उठा के इस कोर्ट में ले आते और कहते हैं कि भाई जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया आप प्लीज़ उस पर दोबारा से डिसीजन दे दें। ये यहाँ पे लिखी है बात। आगे लिखे है भाई दीज कोर्ट्स एक्सरसाइज ओनली अपैरेंट जुरिसडिक्शन, वही बात है जो मैंने की। देयर आर 11 कोर्ट्स इन अपैरेंट कोर्ट्स ऑफ अपील इन अमेरिका। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो टोटल 98 हैं अमेरिका के अंदर और अपील कोर्ट टोटल 11 मौजूद है अमेरिका के अंदर। तीसरी कौन सी है, तीसरी है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है तकरीबन कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और इसके अंदर 6 से 9 तक जजेस मौजूद होते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को अपने केसेस, लोगों के केसेस सुनती है। इसमें एक चीज़ आप और भी इंक्लूड कर सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास अपैरेंट जुरिसडिक्शन की पावर भी है और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर भी मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज़ रोल ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल अदा होता है उसके बारे में यहाँ बात दी है। इसका क्या रोल अदा होता है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि इंश्योरिंग अमेरिकन पीपल द प्रॉमिस ऑफ इक्वल जस्टिस अंडर लॉ, यानी कि जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए ज़रूरी है, इसका क्या रोल है, क्या वजह है कि हमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है ये लोगों की ना जस्टिस को मेंटेन रखती है, यानी कि तमाम लोगों को जस्टिस मिलेगा, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। और जो नॉर्मल सिटीजन हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उनके राइट्स को गार्ड करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से गार्डियन है लोगों के राइट्स की, ठीक हो गया। अब इवन इसके बारे में राइट्स के टॉपिक में भी लिख सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। कोई भी बंदा अगर आपके राइट्स को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस बंदे को सज़ा देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है लोगों के राइट्स की। सेवियर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट सेव रखती है। किसी किस्म के लॉ के पीछे हो जाए तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशल रिव्यू करके चेक कर सकती है, उन लोगों को बुला सकती है कि भाई क्यों तुमने इस तरह के लॉज बनाया है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो। मतलब कहना यहाँ पे चाह रहे हैं भाई अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेफ रखती है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को। डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही डेवलप हुआ, यानी कि जो जजेस हैं उन्होंने भी डिफरेंट लॉज बनाए, डिफरेंट राय दी, उनकी वजह से ही भी कई सारी चीज़ें आई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब होल्डर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फेडरल सिस्टम है उसको मेंटेन रखा हुआ है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट हेडिंग इज, अब ये जो भी हेडिंग्स हैं ये इन्हीं को एक्सप्लेन कर रही है, तो मैं इस टॉपिक को स्किप कर देती हूँ, सही है। ये वही पिछली वाली बातें हैं जिनको मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ से जुडिशल रिव्यू का टॉपिक आ जाता है। ये जुडिशल रिव्यू लोग सेपरेटली लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट के साथ ही लिखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही बनता है, फिट करता है। इसमें क्या लिखा है, जुडिशल रिव्यूज ऑफ पावर विच द सुप्रीम कोर्ट कैन चेक अप ऑन अदर ब्रांचेस, दैट ब्रांचेस आर लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि जो जुडिशल रिव्यू ये वो पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और लोअर कोर्ट के पास होती है। किस लिए होती है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच पे भी नज़र रख सके और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कामों पे भी नज़र रख सके।
इसको डायग्रामेटिकली भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जुडिशल रिव्यू की जो ब्रांच है, जुडिशल रिव्यू की ब्रांच कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, और जितनी भी कोर्ट्स हैं ये उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये जुडिशल रिव्यू क्या करिए, लेजिस्लेटिव ब्रांच को चेक करिए। यहाँ पे लिखा है जुडिशरी विल चेक ऑन लेजिस्लेटिव ब्रांच, और यहाँ पे क्या लिखा है, जुडिशरी विल चेक अपॉन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। दूसरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। अब ये जो जुडिशल रिव्यू की पावर है इसका क्या यूज़ है, ये इसमें लिखा है। इसमें लिखा ये है कि जुडिशल रिव्यू इज़ अ पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट बनाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, और लेजिस्लेटिव ब्रांच जो लॉज बनाती है, इन दोनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे और लेजिस्लेटिव ब्रांच के लॉज पे, इन दोनों पे चेक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू की पावर के होते हुए रख सकती है। अगर ये जुडिशल रिव्यू की पावर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट इन लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे चेक नहीं रख सकेगी, होल्ड नहीं रख सकेगी। उससे क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच गलत काम शुरू कर देगी, मुल्क का बहुत नुकसान होगा। लेजिस्लेटिव ब्रांच ऐसे लॉज बनाना शुरू कर देगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, उसको तो ख़राब कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसलिए जुडिशल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट्स को दी गई ताकि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पे नज़र रख सके। सही है। एंड दी अच्छा, इफ़ दीज लॉज if these laws and the executive order violate the American Constitution, then Supreme Court will cancel these laws and executive order that are violating the American Constitution। वही बात है जो मैंने कही कि जो executive order जो president बनाता है या जो laws जो legislative branch बनाते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी बनाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर इन लॉज को या उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकती है, इस वजह से क्योंकि वो लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वायलेट कर रहे हैं अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पे लिखा है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच ने लॉ बनाया, ठीक है। अब इसने जो लॉ बनाया, पहले वो जाके लॉ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गया तो वहाँ पे क्या होगा, जुडिशल रिव्यू की जाएगी। जुडिशल ब्रांच यानी कि जो लॉ लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाएगी वो लॉ जाएगा जुडिशल रिव्यू की ब्रांच में। जब यहाँ पे जाएगा, इस डिपार्टमेंट में जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे वो उस लॉज को स्टडी करेंगे। सही है। यहाँ पे लिखा है देन द सुप्रीम कोर्ट विल गिव अ डिसीजन ऑन दिस लॉ वेदर टू पास इट और नॉट। समझ आ गई। ये तो हो गया लेजिस्लेटिव के ऊपर। अब एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। यहाँ पे लिखा है तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो प्रेसिडेंट है उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है लॉ जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अब फ़र्क इस तरह से है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच में बहुत सारे लोग होते हैं, मिल के लॉ बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सिर्फ प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाता है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक तरह का लॉ जैसी ही चीज़ होती है। सही है। लेकिन इसको बनाता सिर्फ प्रेसिडेंट है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये कहाँ जाएगा, जुडिशल ब्रांच में, जुडिशल ब्रांच के डिपार्टमेंट में जाएगा। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जुडिशल रिव्यू करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट विल गिव अ डिसीजन ऑन दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वेदर टू अप्रूव इट और पास इट। सही हो गया। सेम बात लिखी है, सेम चीज़ हो रही है। इस पूरे चीज़ को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको कहते हैं जुडिशल रिव्यू। नेक्स्ट हेडिंग इज मार्बरी वर्सेस मेडिसन। अब ये वो केस है, ये बहुत मशहूर है, इसके बारे में कई दफ़ा आपने एग्जाम में सुना होगा। ये वो केस आया था अमेरिका के अंदर जिसकी वजह से जुडिशल रिव्यू बनाएगी। यानी कि जब तक ये केस नहीं आया था तब तक जुडिशल रिव्यू बना ही नहीं था। तब तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स ही नहीं थी कि वो जुडिशल रिव्यू कर सके। जैसे ये केस आया मार्बरी वर्सेस मेडिसन का कोर्ट के अंदर, जैसे ये केस आया था, इस केस की वजह से जुडिशल रिव्यू को अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। यहाँ पे लिखा है द मार्बरी वर्सेस मेडिसन इज द ग्रेट केस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट फेस्ड द इशू ऑफ जुडिशल रिव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड परमानेंटली एक्वायर्ड द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। यानी कि इस केस की वजह से ही जुडिशल रिव्यू की ज़रूरत पड़ गई अमेरिका के अंदर। तो जैसे ये केस है, जैसी ज़रूरत पड़ी जुडिशल रिव्यू की, उसी जुडिशल रिव्यू की जैसी ज़रूरत पड़ती गई, फिर वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में उस जुडिशल रिव्यू को इंक्लूड कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पक्की पावर आ गई जुडिशल रिव्यू की। After this Marbury versus Madison's case, the principle of judicial review was embodied यानी कि added in the American system of government या American Constitution। यानी कि जैसे ही मार्बरी और मेडिसन का केस आया, इसके बाद से जुडिशल रिव्यू की पावर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर परमानेंटली ऐड होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है पक्की उस जुडिशल रिव्यू की पावर को कंट्रोल कर सकती है और लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को उन पर नज़र रख सकती है। ये चीज़ें आपको सारी इसमें लिखी मिलेंगी।